हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे जो द्वितीय बार में आया था। क्योंकि देखिए 2017 में 2 बार पेपर हुए थे, तो प्रथम जो हुआ था वो हमने करा दिया है, आप उसे लिंक पर जाकर देख सकते हैं। और ये आपका द्वितीय बार जो हुआ था वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं, देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। तो आ ऑप्शन है वर्णमाला के द्वारा, बा ऑप्शन है लेखन के द्वारा, सा ऑप्शन है वार्तालाप के द्वारा और दा ऑप्शन है सुलेख के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका देखिए ऑप्शन आ हो जाता है, यानी कि वर्णमाला के द्वारा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास कैसे किया जाना चाहिए, तो वर्णमाला के द्वारा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात्रि का पर्याय नहीं है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि नहीं है, तो देखिए ऑप्शन आ है यामिनी, ऑप्शन बा है विभावरी, ऑप्शन सा है रैन और ऑप्शन दा है सौदामिनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है सौदामिनी। यानी कि देखिए रात्रि का जो पर्यायवाची है, यानी रात्रि के जो पर्यायवाची हैं वो यामिनी भी हैं, विभावरी भी हैं और रेन भी हैं, लेकिन सौदामिनी नहीं है। और सौदामिनी देखिए बिजली का पर्यायवाची होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विमुख का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन आ है अमुख, ऑप्शन बा है उन्मुख, ऑप्शन सा है सुमुख और ऑप्शन दा है निर्मुख। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बा, यानी कि उन्मुख। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन आ है आंखों से दिखना, ऑप्शन बा है जल्दी से उठना, ऑप्शन सा है होश में आना और ऑप्शन दा है समय पर जागना। तो देखिए आंखें खुलने का अर्थ है होश में आना, यानी कि जो सा ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो आ ऑप्शन है अत्य, बा ऑप्शन है अत, सा ऑप्शन है अति और दा ऑप्शन है छोटा आ। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सा ऑप्शन हो जाता है, यानी कि अति। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने वीडियो भी डाली है कि आप लोगों के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की जो डेट है वो कुछ आगे बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स डेट आगे बढ़ चुकी है। आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो 6 तारीख से, यानी 6 तारीख से होंगे। तो आप लोग तैयारी में उसी तरह से लगे रहें। ये नहीं कि 2-4 दिन आगे बढ़ गए हैं तो अब हम लोग स्लो मोशन में पढ़ाई करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-4 दिन में कुछ भी नहीं होता है। आप लोग उसी मोशन में तैयारी करते रहें जैसे आप लोग कर रहे थे। और फ्रेंड्स आप लोग अगर नए हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और देखिए हमारे चैनल पर 2016 से 2022 तक के सारे पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, तो आप लोग मिस बिल्कुल भी ना करें और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है उछा और चितेरा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। तो उछा का होता है उत्साह और चितेरा का होता है चित्रकार, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सबके उपयोग के लिए हो वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त कीजिए। तो देखिए जो सबके उपयोग के लिए होता है उसे क्या कहते हैं, उसे सार्वजनिक कहते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नील कमल सी मुख प्रभा सरस सुधा से बोल पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार लिखिए। तो इसमें देखिए कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का चांद हाथ आना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो उत्तर है आकाश का चांद हाथ आना, यानी कि असंभव कार्य संभव हो जाना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए वीणा वादिनी वर्दे पंक्ति के रचयिता कौन है। तो वीणा वादिनी वर्दे पंक्ति के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्दिक और यथाविधि शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। तो इसका देखिए चतुर्दिक का है द्विगु समास। देखिए जहाँ पर क्या होता है, जहाँ जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषता हो और दूसरा पद संज्ञा, वह द्विगु समास कहलाता है। ठीक है ना। उसके बाद यथाविधि, तो यथाविधि में कौन सा है, तो अव्ययभाव समास है। तो देखिए जिस समास का प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है वह अव्ययभाव समास कहलाता है। इसमें देखिए इसमें पहला पद अव्यय और दूसरा पद प्रायः जातिवाचक संज्ञा होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आप लोगों के बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए गए हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि लघुत्तरीय टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है और आपके पेपर के अकॉर्डिंग 12 नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में सास्वर का क्या महत्व है। तो देखिए अनेक अनौपचारिक अवसरों पर व्याख्यान देते समय वाद विवाद एवं गोष्ठियों में अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने हेतु सास्वर वाचन प्रयुक्त होता है। शुद्ध प्रभावपूर्ण वाचन श्रोताओं पर विशिष्ट प्रभाव डालता है। यही नहीं, इसमें वक्ता का अपना व्यक्तित्व भी निखरता है। किसी भी अवसर पर वार्ता करते समय जिसका वाचन अच्छा है वह अन्य लोगों की अपेक्षा दूसरों को शीघ्र प्रभावित कर लेता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के क्या कारण हैं, संक्षेप में लिखिए। तो देखिए वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण क्या क्या हैं, तो देख लेते हैं। हिंदी भाषा में यानी हिंदी भाषा के अंतर्गत वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के विभिन्न कारण होते हैं। इन सभी त्रुटियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं, लिखते समय मनोस्थिति ना होने से भी अशुद्धियाँ होती हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अधिक समय तक कार्य करना तथा थकावट से भी अशुद्धियाँ होती हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए शब्दों अथवा लेखन अभ्यास के अभाव के कारण, जैसे आप लोगों ने क्या किया, जैसे लेखन अभ्यास नहीं है और उसका अभाव है तो क्या होगा, तो अशुद्धियाँ तो होंगी ही। और वर्क आप ज़्यादा कर रहे हैं और इससे थकावट आ गई तब भी आप लोगों में अशुद्धियाँ आ सकती हैं, सब में अशुद्धियाँ आ सकती हैं। और देखिए पुस्तकों के मुद्रण की अशुद्धियाँ भी प्रभावित करती हैं। अध्यापक भी श्याम पट पर अशुद्ध लिख देते हैं। कभी कभी देखिए पुस्तकों में क्या होता है, कोई वर्ड अगर गलत लिखा है तो टीचर भी उस वर्ड को उसी तरीके से लिख देते हैं, तो ये भी अशुद्धि का कारण है। फिर देख लेते हैं क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण अशुद्धियाँ होती हैं और अक्षरों, शब्दों, मात्राओं तथा अनुस्वार का उचित ज्ञान ना होना। अब जैसे देखिए किसी को अगर शब्दों का उचित ज्ञान नहीं है, अक्षरों का उचित ज्ञान नहीं है, मात्राओं का उचित ज्ञान नहीं है, तो कभी कभी देखो कुछ लोग क्या करते हैं, छोटी की मात्रा लगनी होती है तो बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, या कहीं पे बड़ा आ की मात्रा लगनी होती है तो उसको नहीं लगाते हैं, या छोटा ऊ की मात्रा की जगह पे बड़ा ऊ की मात्रा लगा देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। इसका क्या कारण होता है, इसमें जब उचित ज्ञान नहीं होता है मात्राओं, शब्दों, अक्षरों का, तो ये अशुद्धि हो जाती हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में कहानी लेखन के प्रति कल्पना व चिंतन का कौशल किस प्रकार किया जा सकता है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। देखिए कहानी कहलवाने से बच्चों की झिझक दूर हो जाती है, उसमें कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चों से कहानी दो तरह से कहलवाई जा सकती है। फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं, कहानी से संबंधित कुछ चित्र बच्चों के सम्मुख क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किए जाएं और चित्रों को देखकर बच्चे कहानी पढ़ें। और उसके बाद देख लेते हैं सेकंड पॉइंट। देखिए सेकंड पॉइंट है दूसरे बच्चे कहानी की पुस्तकों को पढ़ें अथवा दूसरों से सुने, पुनः अपने शब्दों में कहानी लिखें।
देखिए उपयुक्त दोनों प्रकार से बच्चों में कहानी लेखन के प्रति कल्पना और चिंतन कौशल विकसित किया जा सकता है। उसके बाद चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए कारक, तो सबसे पहले हम कारक के बारे में जान लेते हैं। क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कौन से? तो क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले। इनकी संख्या 6 मानी जाती है। संबंध एवं संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। देख लेते हैं अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से पृथक होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे अलग होने का, संज्ञा से जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, तो क्या हो रहा है, तो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो ये अपादान कारक हो जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, वाक्य में प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक चिन्ह कब प्रयोग किए जाते हैं? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह, देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इस तरह का होता है। उक्त चिन्ह प्रश्न यानी प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे देख लें, क्या सरकार महंगाई को रोकने में सफल हो सकेगी? देखिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लग गया। फिर देखिए भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु देश में कौन आगे बढ़ेगा? तो फिर उसके बाद क्या, प्रश्न चिन्ह लगेगा, प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो और देख लेते हैं विस्मय बोधक। तो विस्मय बोधक चिन्ह आपका देखिए ऐसे इस तरह से होता है। यह चिन्ह उस वाक्य के अंत में लगता है जिस वाक्य में विस्मय के भाव होते हैं। किसके भाव होते हैं? तो विस्मय के भाव होते हैं, तो विस्मय बोधक चिन्ह कहलाता है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे देखिए भारत की क्रिकेट टीम इंग्लैंड की टीम के मुकाबले श्रृंखला में हार गई, ऐसी आशा थी। अब देखिए हार गई, उसके बाद विस्मय और विस्मयवाचक चिन्ह, और उसके बाद ऐसी आशा नहीं थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो देख लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। तो सबसे पहले देखिए उपसर्ग, उपसर्ग को मूल शब्द से पूर्व जोड़ा जाता है। जैसे मूल शब्द लक्षण, इसमें अभी उपसर्ग जोड़ने पर अभी प्लस लक्षण अभिलक्षण शब्द बनता है। और प्रत्यय, प्रत्यय के वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, जैसे मित्रता में ता। देखिए कहने का तात्पर्य है, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। प्रत्यय मतलब पीछे, उपसर्ग मतलब आगे। आप लोग इस तरीके से याद रखेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। प्रत्यय अगर आता है तो आप लोग क्या बताएंगे कि वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में यानी कि पीछे पीछे लगते हैं, तो पास से प्रत्यय होता है और पास से पीछे होता है। तो जो शब्द प्रत्यय पीछे लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, और जो आगे लगते हैं छोटा उ से क्या हो गया, उपसर्ग। और इसमें देखिए छोटा आ आगे, तो उपसर्ग और आगे आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे देखिए मित्रता में क्या होता है, ता, तथा पहलवान में वान। ये बाद में लगे तो क्या हुआ, पीछे लगे तो इसका मतलब प्रत्यय हो गया। अब आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न आपका लास्ट है आज की सीरीज का। देखते हैं आरंभिक स्तर पर बच्चों में पठन क्षमता कैसे विकसित की जा सकती है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, और हो सके तो आप अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स में वीडियो शेयर कर दें जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। देखिए प्रारंभिक स्तर पर बच्चों में पठन क्षमता को विकसित करने हेतु निम्नलिखित विधियाँ प्रयोग की जा सकती हैं। कौन कौन सी विधियाँ हैं देख लेते हैं। देखो और कहो विधि, सबसे पहले कौन सी है, देखो और कहो विधि। इस विधि में सबसे पहले अथवा संबंधित वस्तु का चित्र दिखाकर शब्द ज्ञान दिया जाता है। चित्र के नीचे वस्तु का नाम लिखा होता है तथा चित्र का ज्ञान होने से बालक सरलता से समझ लेता है। फिर देख लेते हैं अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध विधि के अंतर्गत बच्चों को क्रमानुसार वर्णों का परिचय दिया जाता है। पहले उनको स्वरों का उच्चारण करना सिखाया जाता है, तत्पश्चात व्यंजनों का। जब बच्चे वर्णों को पहचान जाते हैं तब उन्हें मात्रा शब्द भी सिखाया जाता है।
चलते हैं कविता विधि। तो कविता विधि द्वारा भी देखिए बच्चे कविता या गीत को सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बच्चों को देखिए जब भी आप शिक्षा दें तो उनको कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से आप लोग अगर बच्चों को शिक्षा देंगे तो बच्चे आसानी से और बहुत जल्दी ही सीख जाते हैं और उनका मन भी लगता है। वो तो ये समझते हैं कि हमको कहानी सुनाई जा रही है, लेकिन आप कहानी के माध्यम से उन्हें शिक्षा दे रहे हैं और उनका ज्ञान बढ़ा रहे हैं। तो देखिए अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। शिक्षक कक्षा में कविता का गायन शैली में वाचन कर सकता है, फिर बच्चों को अनुसरण करने हेतु तो कह सकता है। उसके बाद देखिए कहानी विधि। कहानी सुनने में बच्चों की बड़ी रुचि होती है, अतः शिक्षक को उस विधि को अपनाते हुए चार्ट या चित्रों द्वारा छोटे छोटे वाक्यों में बच्चों को कहानी सुनानी चाहिए। ठीक है ना, जैसे कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, और देखिए अक्षर बोध विधि से और देखो और कहो विधि से। इन विधियों से आप बच्चों को बहुत सरलता से सिखा सकते हैं, है ना। फ्रेंड्स आज यहीं तक। थैंक यू।